नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ी। 2 निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से समर्थन लिया वापस। सियासी सरगर्मी के बीच बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों की हुई बैठक। बीजेपी ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर पार्टी विधायकों को लालच देने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा के संशोधित कार्यक्रम पर करे विचार। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने बीजेपी को प्रदेश में रैली और जनसभा की दी मंजूरी। ममता सरकार को अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखने की दी नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और केरल में की अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत। ओडिशा के तटीय और पश्चिमी क्षेत्रों में शिक्षा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। केरल में कोलम बाईपास राष्ट्र को किया समर्पित। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ेंगी 25% सीटें। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। अगले शैक्षिक सत्र से लागू होगा फैसला। एडिलेड वनडे के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की जीत। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। कप्तान विराट कोहली के शानदार शतक और धोनी के नाबाद अर्धशतक की बदौलत 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। कर्नाटक में 2 विधायकों के कांग्रेस और जेडीएस सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही गठबंधन सरकार को कोई खतरा होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कई कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पार्टी के लिए मुश्किल बनी हुई है। वहीं बीजेपी अपने सभी विधायकों को दिल्ली के पास गुरुग्राम में ठहरा रखा है। कर्नाटक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर अपने अपने विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में 7 महीने बाद कांग्रेस और जेडीएस सरकार के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। केपीजेपी पार्टी के आर शंकर और निर्दलीय विधायक एच नागेश ने एचडी कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। संक्रांति के दिन में बदलाव चाहिए सरकार में, ये अच्छा तरफ से सरकार होना चाहिए, इसलिए मैं क्या सपोर्ट किया, वो सपोर्ट को मैं विड्रा कर रहे आज। बेटर गवर्नेंस टू द पब्लिक, वेरी पीपल ऑफ कर्नाटका दे आर वेटिंग ईगरली टू सी दैट देयर सम चेंज इज रिक्वायर्ड नाउ। कांग्रेस के कई विधायकों के पार्टी से नाराज होने और उनके मुंबई में होने की खबरें हैं। इस बीच सियासी सरगर्मी के बीच बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। पार्टी अपने नाराज विधायकों के अगले कदम पर नजर रखे हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बीजेपी पर कांग्रेस और जेडीएस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। बीजेपी पीपल आर इन इल्यूशन, दे कांट डिसलॉज दिस गवर्नमेंट, दे आर ऑलवेज trying to topple the government. They wanted the power. See, now what steps they will take, we'll wait and watch. But the government is safe. Government is will not be destabilized. The government will last, and there's no problem. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि भले ही 2 विधायकों ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी बहुमत उनके पास मौजूद है और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। Don't worry. What are all the episodes
in our Kannada channels going on from last 1 week. I am enjoying it. Sir, what about the legislators in Mumbai? They are in touch with me. Why do you worry? वहीं मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर अपने विधायकों को विधायक तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। पार्टी के सभी 104 विधायक दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस अपनी आंतरिक कलह का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहती है। Because this government and this chief minister are trying to protect their chair and nothing else. एक महायुद्ध छेड़ा हुआ है कांग्रेस के अंदर से। ये केवल अपने ग्रीड के कारण, सब अपने अपने पावर के कारण, राजनीतिक सत्ता के कारण इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनके अंतर्युद्ध में घसीटने की प्रयास कर रहे हैं। 225 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के 104 विधायक हैं, कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी, केपीजेपी के एक और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 113 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। पश्चिमी ओडिशा के जिले बलांगीर में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क समेत प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी को रास्ते से हटाने के लिए ये लोग एक होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये चौकीदार गरीबों की कमाई लूटने वाले हर खेल को बंद कराकर ही रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में 1550 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। बलांगीर में हुए कार्यक्रम में उन्होंने झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क समेत कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सोनपुर में केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन की भी आधारशिला रखी। इस भवन में 1000 से भी अधिक विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं होंगी। लोगों को पासपोर्ट सेवाएं सुलभ कराने और यात्रा से जुड़ी लोगों की परेशानियां कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रपाड़ा, पुरी, जगत सिंहपुर, बरगढ़, कंधमाल और बलांगीर में नए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने बलांगीर और बिछुपाली के बीच नई रेल लाइन का भी शुभारंभ किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 किलोमीटर लंबी बलांगीर बिछुपली नई रेल लाइन ओडिशा के तटीय क्षेत्र को पश्चिमी ओडिशा से कनेक्ट करेगी। उन्होंने 13.5 किलोमीटर लंबी बारापली डुंगरीपाली और बलांगीर देवगांव सड़क लाइन के दोहरीकरण राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही थिरुवली सिंगापुर रोड स्टेशन के बीच पुल संख्या 588 को भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार का अभियान निरंतर जारी है। यहाँ 1550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। शिक्षा। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के बलांगीर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में मोदी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मोदी को रास्ते से हटाने के लिए ये लोग एक होने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वाले हर खेल को बंद कराकर ही रुकने वाला है। जिसने भी गरीब को लूटा है उसे ये चौकीदार सजा दिलवाएगा। जिनकी तिजोरी में गरीबों से लूटा हुआ धन जाना बंद हुआ है, वो मुझसे बदला लेने की फिराक में है। कोशिश करेंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से वे सारे विफल होने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार लगातार इसकी कोशिश कर रही है कि व्यवस्था से हर उस कमी को दूर किया जाए जो गरीबों का अधिकार छीनने में मददगार बनती हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते 4.5 साल में देश में 6 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड, फर्जी गैस कनेक्शन, गलत नाम से स्कॉलरशिप पाने वाले और गलत नाम से पेंशन हथियाने वाले नामों को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि अब जब फर्जी राशन कार्ड से होने वाली लूट बंद हुई है तो गरीबों को सस्ते राशन का भी रास्ता साफ हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बाद आज केरल के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कोल्लम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। 13 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले इस बाईपास पर 352 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना से अल्पुजा और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम हो गया है और कोल्लम शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से जनता के लिए नए सामाजिक आर्थिक अवसर पैदा होंगे और इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 3 तलाक विधेयक को ऐतिहासिक बताया और मामले में विपक्ष के अड़ंगा लगाने की आलोचना भी की। The NDA government has been working towards abolishing triple talaq. Who is opposing us on this? The communists and the Congress. Triple talaq is big injustice to women. Several Islamic nations have banned it. Why should India have such a practice? But driven by vote bank politics, the Congress and communists support it. और प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर हैं। फ्लाइंग फॉर ऑल थीम पर 2 दिन के वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 की आज मुंबई में शुरुआत हुई। अपनी तरह के पहले सम्मेलन में सरकार ने विमानन पर विजन 2040 डॉक्यूमेंट जारी किया। सरकार जल्द ही एयर कार्गो पॉलिसी भी जारी करेगी। साथ ही भारत विमान निर्माण के लिए एक रोड मैप बनाने पर भी काम कर रहा है। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 की मंगलवार को मुंबई में शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन करते हुए नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार की कोशिश अगले 15 से 20 सालों में देश में 100 नए एयरपोर्ट निर्माण की है। मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश को 2300 विमानों की आवश्यकता है और इसलिए एक समर्पित विनिर्माण नीति की आवश्यकता है। So it's a good idea that we like to join hands with the top players and over a period of time make aircraft. When I'm saying make aircraft, the making of any product in the world has undergone a sea change. Nobody makes end-to-end product in one place. It's becoming part of a global value chain, global supply chain. इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में हवाई अड्डों की क्षमता और विमानन जरूरतों पर अपनी राय रखी। ग्लोबल एविएशन समिट में दुनिया भर से 800 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 14 देशों के नागर विमानन मंत्री और डीजीसीए के 35 प्रतिनिधि और 100 सीईओ शामिल हैं। मुंबई में हो रहे ग्लोबल एविएशन समिट के जरिए सरकार का फोकस है कि किस तरह से इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और रोजगार के नए आयाम खोले जाएं। साथ ही कैसे एक बड़ा मिशन बनाया जाए जिससे भारत में एविएशन इंडस्ट्री का और विस्तार किया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई को राज्य सरकार के सामने अपनी प्रस्तावित रैलियों और सभाओं का नया शेड्यूल देने और मंजूरी लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि बीजेपी की रथ यात्रा के नए शेड्यूल पर विचार करते समय मौलिक अधिकार पर ध्यान रखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की रैलियों और जनसभाओं की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कानून व्यवस्था का हवाला देकर बीजेपी को राज्य में 3 चरणों में रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी थी, जिसे बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सिंगल बेंच से इजाजत मिलने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में इसे चुनौती दी और फैसले को बदलकर बीजेपी की रथ यात्राओं पर रोक लगा दी गई थी, जिसे फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि हमें सभा करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें सभा करने की परमिशन भी नहीं मिल रही थी वहाँ पर। तो ये हमारी बहुत बड़ी वजह है। और जहाँ तक यात्रा का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कहा है कि आप एक रिवाइज प्लान बनाकर राज्य सरकार को बताइए, जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ वो परमिशन देना चाहिए उनको। हम अपेक्षा करेंगे कि राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हमें फिर से परमिशन देगी, और नहीं देगी तो हमारी हर जिले के अंदर सभा तो होगी। केंद्र सरकार ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। ये फैसला अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा। 25% सीटें बढ़ाने का फैसला पूरे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में लागू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बात का फैसला मंत्रालय, यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बैठक में लिया गया। Government has decided to implement 10% EBC quota right from this academic year 2019-2020. All the universities, 900 universities and 40,000 colleges will be given full operational manual and OM operational mandate in 1 week time, and this will be, the reservation will be available in both public and private institutes. और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज 2 नए विज्ञान चैनल लॉन्च किए हैं। डीडी साइंस और इंडिया साइंस चैनल दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किए गए विशेष प्रयासों का नतीजा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को 2 विज्ञान चैनल को दिल्ली में लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को प्रसारित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। काफ़ी समय से इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन इसको बहुत प्लान करके और इसके क्वालिटी और कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस नाते थोड़ा समय ज़रूर लिया है। और अब इसको शुरू करने के बाद उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग काम शुरू करेंगे कि देश में 24 घंटे का एक डेडिकेटेड साइंस चैनल हो, और कोई भी साइंस की गतिविधि या कोई भी साइंस की देश या दुनिया की उपलब्धि से देश के लोग जानकारी से वंचित ना रहे, इसके ऊपर काम करेंगे। We are starting with a 1-hour slot, but I think the intention is very clear, as the Honorable Minister shared, that we want to make it a 24/7 channel and make it, not just another channel, but the channel for science content. To encourage the scientific temper, the spirit of inquiry, so that children and youth across India get attracted to science and get engaged with science. डीडी साइंस चैनल का दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क में 1 घंटे का डेली शो प्रसारित किया जाएगा, जो सोमवार से लेकर शनिवार तक हफ्ते में 6 दिन प्रसारित किया जाएगा। वहीं इंडिया साइंस 24 घंटे का इंटरनेट चैनल होगा। हम साइंस को लोगों के घरों तक पहुंचा पाएंगे, और इसलिए मैं कहती हूं कि घर घर में साइंस होगा और हर दिन साइंस होगा। Aspirations from 1 hour to 2, 2 to 4, 4 to 6 and 6 to 12 and 24 is what we shall strive for, and I hope we'll have the blessings of all of you. ये दोनों चैनल दूरदर्शन और विज्ञान प्रसार के आपसी सहयोग से शुरू हुए हैं। दूरदर्शन की पहुंच देश के 92% लोगों तक है। ऐसे में इन 2 चैनलों के शुरू होने से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। विज्ञान के प्रसार और प्रचार के क्षेत्र में दूरदर्शन की तरफ से एक आज ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसके द्वारा आज 2 साइंस चैनल को लॉन्च किया गया। लेकिन इसका मकसद सिर्फ प्रचार और प्रसार का नहीं है, जबकि आने वाले समय में इसको एक डेडिकेटेड साइंस चैनल की तरफ लिया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी।
देश की प्राथमिक शिक्षा पर असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 दिल्ली में जारी की गई। असर की साल 2018 की रिपोर्ट ग्रामीण भारत के 3 से 16 साल के बच्चों का स्कूल में नामांकन और 5 से 16 साल के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की क्षमता पर केंद्रित की गई है। स्कूलों में शिक्षा के स्तर में पिछले कुछ सालों में सुधार आया है। गैर सरकारी संस्था असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक 2008 में जहां 15 से 16 साल की उम्र की 20% से ज्यादा लड़कियां स्कूल छोड़ देती थीं, 10 सालों में यह आंकड़ा घटकर 13.5% पर आ गया है। 6 से 14 साल का तो एनरोलमेंट लेवल हमेशा ही हाई था, पर देयर वर अदर ओल्डर एज ग्रुप्स जो जैसे 11 से 14 या 15 से 16 जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे काफ़ी थे, वहाँ पे भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। कक्षा 2 की किताबों को आधार बनाकर असर ने छात्रों के पढ़ने की क्षमता की जांच की है। इसमें कक्षा 3 के 27% से ज्यादा बच्चे पढ़ने में सक्षम पाए गए, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 25% था। वहीं कक्षा 5 के 50% से ज्यादा छात्र इन किताबों को आसानी से पढ़ लेते हैं। 2016 में यह आंकड़ा 47.9% था। वहीं कक्षा 8 के करीब 73% बच्चे बेसिक किताबें पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट की अटेंशन मिडिल स्कूल में चली तो ये 11 से 14 साल का जो भाग है वो भी नीचे आने शुरू हो गया आउट ऑफ स्कूल बच्चों का। और अब जैसे गणित के बुनियादी कौशल की बात करें तो कक्षा 3 और कक्षा 5 के छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। इसमें मामूली बढ़त दिखाई दी है। कक्षा 8 की बात करें तो करीब 44% छात्र ही बुनियादी गणित के सवाल हल कर पाए। जहां कुछ राज्यों में आंकड़े 2016 के मुकाबले 2018 में नीचे आया है, वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अच्छा सुधार देखा गया। गणित और पढ़ना लिखना इस पर जोर देना कुछ हद तक तो शुरू किया है। पहले इतना ध्यान उस पर नहीं था, गवर्नमेंट्स इसकी तरफ इतना सीरियसली ध्यान नहीं दे रही थी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक जो हैं, वो भी इसकी तरफ जरा ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। असर ने अपने सर्वेक्षण में देश के 596 जिले के 3,54,000 के करीब घरों को शामिल किया है। इस रिपोर्ट में करीब 16,000 सरकारी स्कूलों के 5,46,000 से ज्यादा बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया के 9 बच्चों को भारत के बारे में जानकारी रखने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 22 जनवरी को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन्हें पुरस्कृत करेंगे। इन बच्चों का चयन 3 दौर की प्रतियोगिता के बाद किया गया। विदेश मंत्रालय के भारत को जानिए कार्यक्रम के तहत दुनिया के 18 से 35 साल के 40,000 बच्चों ने इस पहेली कार्यक्रम में भाग लिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौजूदगी में मंगलवार को दिल्ली में भारत को जानो कार्यक्रम की विजेताओं का चयन किया गया। 3 श्रेणियों में 3 बच्चों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इसमें प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों और तीसरी श्रेणी में विदेशी मूल के लोगों को शामिल किया गया था। जब वो बच्चे यहाँ आते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, यहाँ की गर्मजोशी देखते हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, यहाँ की वार्मथ देखते हैं, तो एकदम अभिभूत हो जाते हैं और जाते हुए इतना रोते हैं, भावुक होकर इतना रोते हैं कि कहते हैं कि आप हमें दोबारा कब बुला रहे हैं। तो हमें ये निकला कि ये जो हमारे कार्यक्रम में ये बच्चे आते हैं, नो इंडिया प्रोग्राम वाले, तो क्यों ना हम एक ऐसा क्विज करें भारत को जानिए के नाम से, कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के बारे में पढ़ें, सही पढ़ें और इनाम जीतने की इच्छा से सही उत्तर देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही उत्साह से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्यूनीशिया की एक प्रतियोगी तो भारत से इतनी अभिभूत थी कि वो मंच पर भावुक हो गई। दिल का टुकड़ा हिंदुस्तान, मेरा दिल का टुकड़ा। 2015 में इस तरह के पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय 5,000 बच्चों ने इसमें भाग लिया था। इस साल उनकी संख्या बढ़कर 40,000 तक पहुंच गई है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें प्रयागराज कुंभ की।
प्रयागराज में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की सर्दी के बीच संगम में अलग अलग अखाड़ों के साधुओं और श्रद्धालुओं ने स्नान किया। शरीर पर भस्म लपेटे और कड़ाके की सर्दी के बीच ये नागा साधु पहले शाही स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे। प्रयागराज कुंभ में सबसे पहले शाही स्नान के लिए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का पुरी हुजूम पहुंचा। परंपरा के अनुसार सबसे पहले अखाड़े में भाला देव ने स्नान किया। इसके बाद मकर संक्रांति के त्योहार पर कुंभ मेले में जुटे साधु संतों और श्रद्धालुओं ने शाही स्नान की पहली डुबकी संगम में लगाई। सनातन धर्म की परंपरा है और हमारे लिए ये नागा बाबा तैयार किया जाता है। इस प्रकार हम उत्साह से और हर्षोल्लास से ये हम उत्सव मनाते हैं। कुंभ पर्व में आके जो ये अमृत स्नान है, वो अमृत स्नान का महापर्व का 144 साल बाद ये जो है मकर संक्रांति 15 तारीख को पड़ रही है। अब जो है 144 साल तक हर 15 तारीख को ये रहेगा। प्रथम शाही स्नान के दौरान संगम तट पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई, जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। कुंभ स्नान में शाम तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे। इसके साथ ही दुनिया भर से आए हुए पर्यटकों ने नजारे का लुत्फ लिया। Experience to follow procession, to be part of this procession. Thank you for hosting us. Yeah. It's my first time in Allahabad and my first time at Kumbh Mela too. But I've been to India many times. It's wonderful. It's great. I'm full of blue bruises, but it was worth it. Colorful, spiritual. People are very friendly. Just culturally very interesting. Yeah. आज से शुरू हुआ कुंभ अगले 55 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 6 शाही स्नान हैं। इस पूरे मेले में 14 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की उमड़ने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 1 लाख से ज्यादा शौचालय समेत कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र और कई अन्य आधुनिक सुविधाएं कुंभ में मुहैया कराई गई हैं। कुंभ में पहली बार लेजर शो और टेंट सिटी पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र है। पहले शाही स्नान के साथ आस्था और विश्वास के पर्व कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इसमें आज ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के सागर में डुबकी लगाई। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज। और अब खेल से जुड़ी खबरें। टीम इंडिया ने एडिलेड वनडे 6 विकेट से जीत लिया है। दूसरे वनडे में भारत की जीत के हीरो रहे कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। कोहली ने अपने करियर का शानदार 39वां शतक जड़ते हुए 104 रन बनाए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी 55 रनों की अर्धशतकीय की पारी खेली और भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।